बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन मोहतरम, ये है आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 178 इक़्सा सुन चुके हैं और अब 179 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। हमें खाली कैबिन फराम कर दिए गए। मेरे और लकी के हिस्से में भी एक कैबिन आया था। कैबिन में पहुंचते ही लकी ने मुझसे कहा, अगर मैं डैडी को अपनी शिनाख्त करा देती तो यकीन करो इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती। ये बताने की जरूरत क्या है, मुझे वैसे ही इसका यकीन है। तुम अजीब आदमी हो, उस वक्त मुझे रोक दिया और अब कह रहे हो तुम्हें यकीन है कि हालात बड़े मुख्तलिफ होते। मैंने उस वक्त भी तुमसे यही कहा था कि तुम्हारे डैडी तुम्हें पहचान लेते तो तुम्हें भी हेलीकॉप्टर में अपने साथ ले जाते और मैं यहाँ जहाज पर ही रह जाता। पता नहीं क्यों ये बात बार बार मेरे ज़हन से निकल जाती है। लकी आवड़ ने तवील सांस लेकर कहा, लेकिन लकी डियर एक बात तो बताओ। मैंने संजीदगी से कहा, पहले तुम बार बार इन लोगों के बारे में मुझसे मेरा ख्याल पूछ रही थी, अब तुम्हारा इनके बारे में क्या ख्याल है? वो लोग मेरे डैडी को चीफ कहकर पुकार रहे थे। जाहिर है डैडी की तरह ये लोग भी यहाँ कोई सरकारी काम ही अंजाम दे रहे होंगे। क्यों, तुमने ये बात क्यों पूछी? वैसे ही पूछ रहा था, मैंने मुस्कुरा कर कहा। नहीं कोई और बात है, तुम कुछ छुपा रहे हो। लकी मुझे गौर से देखते हुए बोली, इन लोगों का लिबास मेरी उलझन का बायस है। ऐसी सरकारी वर्दी कभी मेरी नजरों से नहीं गुजरी। ये तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। लकी ने हंस कर कहा, दुनिया में बेशुमार ममालिक ऐसे हैं, तुम्हारी मालूमात तो इस बारे में बहुत महदूद होंगी। तुमने शायद गौर नहीं किया, ना तो उन लोगों की वर्दियों पर और ना ही जहाज पर किसी किस्म का कोई निशान है, जबकि सरकारी जहाजों और वर्दियों पर मखसूस निशानात जरूर होते हैं। अब तुमने कहा है ना, तो मुझे भी ख्याल आ रहा है वाकई कहीं किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। लकी ने परेशान होने वाले अंदाज में कहा, बस यही चीज मुझे भी उलझन में डाले दे रही है। मुमकिन है ये लोग कोई बहुत ही खुफिया किस्म का मिशन अंजाम दे रहे हों, इसलिए इनकी वर्दियों और जहाज को बेनिशान रखा गया हो सकता है। मैंने कहा और ओली बावड़ के बारे में सोचने लगा। वो किसी बड़े चक्कर में मालूम होता था। इस जंगी जहाज से उसका ताल्लुक किसी बड़े हंगामे का पेशे खैमा साबित हो सकता था। कैबिन से बाहर निकलने पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई थी, लिहाजा मैं और लकी कैबिन से निकलकर जहाज पर घूमने लगे। ये 100% एक जंगी जहाज था। जहाज पर मौजूद मुख्तलिफ नोयत की भारी भरकम गनें देखकर लकी की आंखें भी फर्ते हैरत से फैल गई। दफादन 2 अपराध हमारे नजदीक आए। आप लोगों को अपने कैबिन तक महदूद रहना चाहिए, उनमें से एक ने कहा। लकी ने गुसीली निगाहों से उस शख्स को घूरा, मगर मैंने उसका शाना थपक कर उसे पुरसुकून रहने की तलकीन की और उस शख्स से कहा, माफ कीजिएगा, हमें बताया गया था कि हमें यहाँ हर तरह की आज़ादी है। कैबिन में दिल घबराया तो बाहर निकल आए। पाबंदी तो बेशक कोई नहीं है, लेकिन चूंकि जहाज पर आपका क़याम तवील नहीं, इसलिए आपको खुद ही मोहतात रहना चाहिए। वैसे आप चाहें तो अकबी अरशे पर जा सकते हैं, उधर जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। शुक्रिया, मैंने खुश्क लहजे में कहा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको कोई परेशानी हो। मैं लकी के साथ कैबिन में वापस आ गया। लकी शदीद गुस्से में थी। अगर मैं उन लोगों को बता दूं कि मैं कौन हूं तो ये सब मेरे आगे पीछे दुम मिलाते फिरेंगे। खुद पर काबू रखो लकी, मैंने कहा। अगर तुमने ऐसी किसी हिमाकत का मुजाहरा किया तो उसका नतीजा हमारे हक में बहुत बुरा निकलेगा, इसलिए तो खून के घूंट पीकर खामोश हो गई हूँ। लकी ने अपना निचला होंठ दांतों में दबा कर कहा। मेरे लिए उन लोगों की खुश इखलाकी हैरत का बायस थी। ओली बावड़ जैसे शैतान सिर्फ शख्स के जेर असर रहने के बावजूद इन लोगों में इतनी इंसानियत कहाँ से आ गई? ये बात यकीनी थी कि फितरतन वो सब लोग सफाक और बेरहम थे, लेकिन किसी नामालूम वजह के तहत हमारे साथ उनका सलूक बहुत बेहतर था। मैंने उस वजह पर गौर करके अपना दिमाग थकाना मुनासिब नहीं समझा। इस जहाज पर रहते हुए चूंकि कुछ कर गुजरने का मौका नहीं था, लिहाजा मैंने फैसला किया कि किसी भी बात में अपना सर नहीं खपाऊंगा। 24 घंटे ऐसे ही गुजर गए। इसी दौरान एक आध बार एलिस ब्रॉडवे और राक जून से भी मुलाकात हुई। राक जून के घुटने पर प्लास्टर कर दिया गया था। 24 घंटे बाद वही शख्स हमारे पास आया जिसे ओली बावड़ जाते वक्त हदायत देकर गया था। चीफ एक अहम काम में मसरूफ है, शायद कुछ दिनों तक उन्हें फुर्सत ना मिल पाए और हम तुम लोगों को ज्यादा अरसे तक जहाज पर रखने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, लिहाजा तुम लोगों को जहाज पर से मुंतकिल किया जा रहा है। उन लोगों से कुछ कहना फजूल था, हम हर हाल में उनके रहम करम पर थे। मैंने भी खुद हालात के दायरे पर छोड़ दिया। पता नहीं ये लोग जहाज पर से हमें किस जगह मुंतकिल करेंगे। उस शख्स के जाने के बाद लकी ने तशवीशनाक लहजे में कहा, मुझे यकीन है हमें जहाँ भी ले जाया जाएगा वो जगह इस जहाज से तो बेहतर ही होगी। मैंने बेपरवाही से कहा। थोड़ी देर बाद हमें जहाज से एक बड़े स्टीमर पर मुंतकिल कर दिया गया। स्टीमर पर मुसल्लह मुहाफिज मौजूद थे और पूरी तरह चौकन्ना थे। स्टीमर का सफर 50 मिनट जारी रहा। उसके बाद हमें दूर से खुश्की नमूदार होती हुई नजर आई। वो एक छोटा सा जजीरा था जिस पर एक छोटी सी जेटी भी तामीर की गई थी।
स्टीमर हमें उस जजीरे पर उतार कर वापिस चला गया। जजीरे पर हरियाली बिखरी हुई थी। हमें जजीरे पर एक ऐसी जगह पहुंचा दिया गया जहां बहुत से कैबिन बने हुए थे। इन 24 कैबिनों की छतों तक सब्जे से भरी हुई थी। साफ जाहिर था कि वो लोग इस जगह को पोशीदा रखना चाहते थे। छतों पर सब्जा उगाने से उनका मकसद यही था कि अगर ऊपर से कोई हवाई जहाज गुजरे तो उसे वहां किसी किस्म की तामीरात का अंदाजा न होने पाए। इस जजीरे पर भी मुझे और लकी को एक अलहदा कैबिन फराहम किया गया था। मैं तमाम दिन इंतजार करता रहा मगर कोई नई बात सामने नहीं आई। उसके बाद रात भी यूं ही गुजर गई। अगले रोज सुबह नाश्ते के बाद मैं लकी के साथ निकल खड़ा हुआ। यहाँ लोगों की तादाद कम थी। हमें रास्ते में चंद लोग मिले भी मगर किसी ने हमसे कोई तारुफ नहीं किया। काफी देर तक हम जजीरे पर भटकते रहे और फिर एक ऐसे हिस्से में जा निकले जिसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें बेरबत होने लगी। उस जगह खारदार तारों की बाड़ लगी नजर आ रही थी। मैं और लकी उस बाड़ के नजदीक पहुंच गए। बाड़ की दूसरी जानिब दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे जो एक गोल दायरे में थे। उन सब के तने कदरे खमीदा थे और ऊपर जाकर सारे एक दूसरे से मिल गए थे। तनों की दरमियानी जगह पर बेलें उगी हुई थी। गोया इस तरह उस खिला को भर दिया गया था। उसे शायद पोशीदा रखने की पूरी कोशिश की गई थी। उस वक्त अगर लकी मेरे साथ ना होती तो यकीनन मैं खारदार बाड़ के दूसरी तरफ जाकर ये मालूम करने की कोशिश जरूर करता कि वहाँ क्या हो रहा है। लकी भी बेहद मुतजस्सिस दिखाई दे रही थी। ये दरख्त कितने अजीब हैं, उसने हैरान होने वाले लहजे में कहा। इन्हें देखकर यूं महसूस हो रहा है जैसे बहुत से अफराद सर झुकाए आपस में मशवरा करने में मसरूफ हो। हाँ, और इनके दरमियान कोई रास्ता भी होना चाहिए जिससे गुजरकर दूसरी तरफ पहुंचा जा सके। लेकिन वहाँ है क्या? लकी तजस्सुस भरे अंदाज में बोली। आओ देखते हैं, मैंने कहा और हम दोनों खारदार बाड़ के दरमियान से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंच गए। वहां नजदीक और दूर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दरख्तों का झुंड कुछ फासले पर था। उसके नजदीक पहुंचने तक मैं बहुत मोहतात रहा, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि वहाँ वाकई कोई निगरान नहीं है। झुंड के नजदीक पहुंचकर हम अंदर दाखिल होने का कोई इम्कानी रास्ता तलाश करने लगे। अभी हमें रास्ता तलाश करते ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दफतन अकब से चंद अफराद नमूदार हुए जिनके हाथों में स्टेन गन्ने दबी हुई थी। तुम लोग ममनुआ इलाके में क्यों आए हो? उनमें से एक ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा। ममनुआ इलाका? मेरे मुंह से हैरत के आलम में निकला। क्या तुमने वो बोर्ड नहीं देखा? उस शख्स ने एक जानिब इशारा किया। उधर एक सफेद तख्ती लगी हुई है। ओ, मुझे अफसोस है उस पर हमारी निगाह नहीं पड़ सकी। तो फिर खुमियाजा भी तुम ही भुगतोगे, उस शख्स ने कहा और आगे बढ़कर मुझे धक्का दे दिया। चलो आगे बढ़ो। उन्होंने लकी के साथ भी ऐसा ही बेरहमाना बर्ताव किया था। उसके बाद मुझे नहीं मालूम हो सका कि लकी के साथ उन्होंने क्या सलूक किया। मुझे एक मुख्तसर से कैबिन में ले जाकर कैद कर दिया गया। अगर तुमने अपना हाथ भी इस कैबिन से बाहर निकालने की कोशिश की तो हाथ सही और सालम अंदर नहीं ले जा सकोगे, समझे? मुझे उस शख्स ने धमकी दी। पता नहीं तुम लोगों का ये रवैया अचानक क्यों बदल गया। मैंने मासूमियत से कहा, हम तो लाइल्मी की वजह से उस तरफ आ निकले थे। इतनी सी बात की इतनी सजा? बकवास मत करो, उस शख्स ने डपट कर कहा। ममनुआ इलाका में कदम रखने की सजा मौत है। तुम्हारे लिए अगर हदायत ना लेना होती तो अब तक तुम अपने अंजाम को पहुंच चुके होते, उस शख्स ने कहा और कैबिन का दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। मैं इस तब्दील शुदा सूरत पर गौर करने लगा। इस बार लकी को मुझसे अलहदा कर दिया गया था। इस कैबिन से निकलना मेरे लिए दुश्वार नहीं था, मगर मसला वही था कि महज यहाँ से निकलने से कोई बात नहीं बनती। जजीरे से निकलना बहुत मुश्किल होता और फिर लकी वाला मामला अलग था। मैं उसे छोड़कर निकल जाता तो गोया अब तक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। उस कैबिन में वो मुश्किल मुझे 1 घंटा कैद रहना पड़ा। दरवाजे पर आहटें सुनाई दी और फिर दरवाजा खुला। 2 अफराद अंदर दाखिल हुए और उन्होंने मुझसे चलने को कहा। मैंने उनसे कोई सवाल किए बगैर उनके हमरा रवाना हो गया। हमारी अगली मंजिल भी एक कैबिन था। दीगर कैबिनों की निस्बतन ये कैबिन ज्यादा वसी और आरामदेह था। वहाँ लकी हावर्ड भी थी और बड़ी मसरूर दिखाई दे रही थी। यकीनन इन लोगों ने तुम्हें कोई अजियत नहीं दी होगी। लकी ने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, तुम इतने यकीन से ये बात कैसे कह रही हो? मैंने हैरान होकर पूछा। मुझे मालूम है तुम नाराज हो जाओगे, मगर जो कुछ भी मैंने किया बड़ी मजबूरी के आलम में किया। उसका मतलब समझकर मेरे जिस्म में सिनसिनी दौड़ गई। मुझे तफसील से सारी बात बताओ, मैंने मुस्तरिबाना लहजे में कहा। वो लोग तुम्हें धक्के देते हुए कैबिन तक ले गए थे। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैंने खुद पर काबू रखा। मेरे साथ भी इन लोगों ने अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं बोली। मगर जब वो मेरे साथ दस्तराजी करने पर उतर आए तो मैं मजबूर हो गई। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा था। लकी खामोश होगी। खामोश मत, तो मुझे जल्दी जल्दी सारी बातें बता डालो। इनकी हरकतें मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गईं, तो मैंने इन्हें अपनी असलियत से आगाह कर दिया। पहले तो इन्हें यकीन ही नहीं आया कि मैं ओली बाबड़ की बेटी हो सकती हूँ, मगर जब मैंने उन्हें अपने तौर पर इस बात की तस्दीक करने की दावत दी तो वो कदरे खौफजदा हुए।
और उन्होंने ट्रांसमीटर पर डैडी को ये इतला पहुंचा दी। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मैं बहुत सख्त बेचैन था। उन्होंने तुमसे भी बात की होगी? हाँ, मेरी उनसे बात हुई है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने उन्हें जाल पर भी देखा था। उन्होंने तफसीलात सुनकर डांट डपट करने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें मना लिया। अब एक हेलीकॉप्टर हम दोनों को लेने के लिए आ रहा है। मेरे बारे में तुमने उन्हें क्या बताया? मैंने तेजी से पूछा। यही कि तुम्हारा नाम डेनिस है और हम दोनों अफ्रीकियों के मेकअप में हैं। तुमने उन्हें यह तो नहीं बताया कि मेकअप मैंने किया था? बिल्कुल बता दिया। वो मुस्कुरा कर बोली। क्यों, इसमें कोई हर्ज है? मैंने जिस्म बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। होने वाली बात हो ही चुकी थी। तीर कमान से निकल चुका था और अब इस बारे में फिक्रमंद होना बेसुध था। लकी की हमाकत ने मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। नहीं, कोई अर्ज नहीं है, मैंने बेफिक्री से कहा। मैं तो समझ रही थी कि इस बात पर तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। अब तुमने अपने डैडी को सब कुछ बता ही दिया है तो नाराज होने से क्या फायदा, मैंने कहा और ओलिवर के बारे में सोचने लगा। वो यकीनन उस शख्स की तरफ से फिक्रमंद होगा जिसने उसकी बेटी पर इतना उम्दा मेकअप किया कि उस जैसा शातिर आदमी भी अपनी बेटी को ना पहचान सका। कुछ ही देर बाद एक हेलीकॉप्टर हमें लेने आ पहुंचा। मुझे और लकी को निहायत इज्जत और एहतराम से हेलीकॉप्टर में पहुंचा दिया गया। हेलीकॉप्टर हमें लेकर फिजा में बुलंद हो गया तो मैंने पायलट से पूछा, तुम हमें जहाज पर किस तरफ ले जा रहे हो? शीगुराई या? हम सीधे शीगुराई जाएंगे जनाब, पायलट ने मुदवाना अंदाज में जवाब दिया। वहाँ मिस्टर हावर्ड आप दोनों के मुंतजिर हैं। मैंने मुस्कुराकर लकी की गर्दन में बाजू हमायल कर दिया। लकी ने बड़ी हैरत से मुझे देखा। मैंने इससे कबल खुद इतनी पेशरफ्त कभी नहीं की थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक लम्हे को हैरत के तासरात नजर आए। फिर उसने भी मुस्कुराकर अपना सर मेरे शाने पर रख दिया। मेरा हाथ उसके बाजू पर रेंग रहा था। फिर मैं उसकी गर्दन होले होले सहलाने लगा। लकी बुरी तरह मुझसे चिमट गई थी और मुझ में पेबूस हुई जा रही थी। उसकी गर्दन सहलाते सहलाते मैंने वो मखसूस रग तलाश कर ली थी जो मुझे मतलूब थी। रग मिलते ही उसकी गर्दन पर मेरी गिरफ्त अचानक ही सख्त हो गई। लकी ने हाथ पैर चलाने की कोशिश की मगर इससे कबल ही मेरी उंगलियां अपना काम कर चुकी थी और वो बेहोश हो गई थी। मैंने लकी को एक तरफ हटाकर पायलट को मुखातिब किया। डियर मिस्टर पायलट, गोटे हिल भी तो यहाँ से करीब ही है। अंदाजन कितने फासले पर होगा? हम इस वक्त दरमियान में हैं, पायलट ने कहा। शीगुरा यहाँ से तकरीबन इतने ही फासले पर है जितने फासले पर गोटेल। बस सिमतों का फर्क है। शीगुराए जाने के लिए हमें सीधे सफर करना पड़ेगा जबकि गोटेल के लिए बाईं सिमत मुड़ना होगा। मैंने पायलट की कमर से लटके हुए पिस्तौल को देखा। बजाय उसके पास इसके अलावा और कोई हथियार नहीं था और पिस्टल उसके होलिस्टर से खींच लिया। पायलट ने चौंक कर सर मेरी तरफ घुमाया मगर इससे पहले ही मैंने पिस्तौल की नाल उसकी गुद्दी से लगा दी। बात सिर्फ इतनी सी है डियर पायलट कि अब हमें शीगुराई की बजाय गोटेल की सिम सफर करना होगा। पायलट साकत रह गया और हेलीकॉप्टर ने बेकाबू होकर गोता लगाया। मैंने उसकी गर्दन पर पिस्टल की नाल का दबाव बढ़ा दिया। मैं बासानी हेलीकॉप्टर उड़ाकर गोटेल ले जा सकता हूँ लेकिन उस सूरत में पहले तुम्हें गोली मारकर तुम्हारी लाश हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दूंगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। पायलट को यकीन हो गया कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर अमल भी कर सकता हूँ। उसने एक जुरजुरी सी ली और सहमे हुए लहजे में बोला, लेकिन जनाब दूसरी सूरत में भी मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ये फैसला तो तुम्हें खुद ही करना होगा। तुम्हारे लिए कौन सी सूरत मौजू है? लेकिन गोटेल, तुम हेलीकॉप्टर का रुख तब्दील कर रही हो या नहीं? मेरा लहजा सर्द हो गया। मैं 3 तक गिनती गिन रहा हूँ। अगर तुमने मेरी हदायत पर अमल न किया तो मैं तुम्हारी गुद्दी में हवादार बनाकर तुम्हें बाहर लटका दूंगा। 1। गिनती शुरू होते ही पायलट ने हेलीकॉप्टर का रुख तब्दील कर दिया। वो चूंकि गोटेल की सिम से मुझे पहले ही आगाह कर चुका था लिहाजा किसी धोखे का इम्कान बिल्कुल भी नहीं था। शुक्रिया मिस्टर पायलट, मैंने मुस्कुरा कर कहा। दरअसल गोटेल पहुंचना वाकई बहुत जरूरी है। आप क्या कहती हैं मिस हावर्ड? पायलट ने बर्राई हुई आवाज में लकी हावर्ड को मुखातिब किया। फजूलियात से गुरेज करो, मैंने वार्निंग दी। तुम्हें सवालात करने की इजाजत नहीं है। पायलट ने होंठ भींच लिए। वो असाबी दबाव का शिकार हो गया था और उसने हेलीकॉप्टर की रफ्तार बढ़ा दी थी। मैं अलर्ट बैठा था और उसकी किसी मामूली सी हरकत पर भी मैं उसके जिस्म में पिघला हुआ शीशा उतार सकता था मगर उसने कोई हरकत नहीं की। वो अक्लमंद आदमी मालूम होता था और समझ गया था कि अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो खुद उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। उसके बाद काफी देर तक पायलट कुछ नहीं बोला। खासा तवील सफर करने के बाद उसने मुझसे कहा, सीधा गोटे हिल चलो या किसी नवाई इलाके में? सीधे गोटे हिल ही चलो, मैंने उसे कहा। और अगर नीचे से मुझसे बाल पुरस की गई तो उसका जवाब मैं खुद दूंगा, मैंने उससे कहा। और उसके थोड़ी देर बाद मुझे मुसर्रत का एहसास हुआ। हेलीकॉप्टर गोटे हिल की हुदूद में दाखिल हो गया था। हेलो मिस्टर पायलट, ट्रांसमीटर पर आवाज आ रही थी। तुम अजनबी हो और बिला इजाजत गोटे हिल की हदूद में दाखिल हुए हो। अपनी शिनाख्त कराओ वरना तुम्हें मार गिराया जाएगा। तुम्हें 1 मिनट की मोहलत दी जा रही है।
मैं ट्रांसमीटर के नजदीक पहुंच गया। पिस्तौल की नाल का रुख अब भी पायलट की तरफ ही था ताकि वो कोई गड़बड़ ना कर सके। हेलो जमीनी कंट्रोल, मैंने ट्रांसमीटर में कहा। मैं जनरल टेरेस का दोस्त हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं नीचे उतर कर अपनी शिनाख्त करा सकता हूँ। ठीक है, हेलीकॉप्टर नीचे उतार लो। तुम्हें नीचे उतरने का रास्ता दिखाया जा रहा है। ख्याल रहे कि तुम्हारा हेलीकॉप्टर गनों की जद में है। नीचे से दी जाने वाली हदायत के तहत हेलीकॉप्टर उतार लो, मैंने पायलट से कहा। पायलट ने सर को इस बाती जुम्बश दी और थोड़ी देर बाद हम जमीन पर थे। मैं और पायलट नीचे उतर आए, जबकि लकी बेहोश होने की वजह से हेलीकॉप्टर में ही थी। पायलट का पिस्टल मैंने जमीन पर फेंक दिया था और हम दोनों ने अपने हाथ उठा रखे थे। मुसल्लह फौजी जवानों के एक होल ने हमें घेरे में ले लिया था। हमसे सबसे पहला सवाल तीसरे मुसाफिर के बारे में किया गया था। वो एक लड़की है और बेहोश है। मैंने उन्हें बताया, तुम में से चंद अफराद उसे जाकर बाहर निकाल लें। पायलट ने चौंक कर मुझे देखा। वो अभी तक इस बात से इल्म था कि लकी आवड़ बेहोश है। चंद फौजी जवानों ने बेहोश लकी को हेलीकॉप्टर से निकाल लिया और फिर गनों की जद पर हमें वहां से थोड़े फासले पर ले जाकर एक आला ऑफिसर के रूबरू पेश किया गया। खुशकिस्मती से वो कर्नल मेरा जाना पहचाना था। सार्डान की पहाड़ियों वाली मुहिम के दौरान मेरी उससे वाकफियत हुई थी, लेकिन इस वक्त वो मुझे नहीं पहचान सकता था, इसलिए कि मैं तो एक अफ्रीकी के मेकअप में था। कर्नल ने हम दोनों को सवालिया नजरों से देखते हुए खुश्क लहजे में कहा, अपनी शिनाख्त कराओ। मैं अपनी जगह से 2 कदम आगे बढ़ा और बोला, मेरा नाम अली यार खान है। अली यार खान? कर्नल अपनी कुर्सी से उछल कर खड़ा हो गया। उसने पिस्टल निकाल कर उसका रुख मेरी तरफ कर दिया, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। हम पहले ही कई गन्नों की जद पर थे। हाँ कर्नल, मैंने तवील सांस लेकर कहा, मैं वही अली यार खान हूँ। बकवास मत करो, कर्नल घर्राया और फिर फौजियों से मुखातिब होकर बोला, इन लोगों की तलाशी ली गई है? यस सर, एक फौजी ने अटेंशन होकर जवाब दिया। ठीक है, इन्हें 5 नंबर में बंद कर दो। कर्नल ने हुक्म दिया, और इनकी सख्त निगरानी करो। ये बड़े खतरनाक मुजरिम मालूम होते हैं। और इस लड़की का क्या किया जाए सर? एक फौजी ने पूछा। इसे भी वहीं बंद कर दो। मुमकिन है ये उन लोगों की कोई चाल हो और ये लड़की दर हकीकत बेहोश ना हो। इसकी भी सख्त निगरानी करना और बहुत मोहतात रहना। मेरी बात तो सुनो, मैंने कहना चाहा, मगर एक फौजी ने मुझे धक्का दिया। चलो, उसने गर्रा कर कहा। चलो, मैंने बेबसी से कहा और दरवाजे की तरफ पलट पड़ा। जनरल टेरेस से बात कर लेना ऑफिसर, मैंने दरवाजे से निकलते वक्त बुलंद आवाज से कहा। मुझे यकीन था कि कर्नल ने मेरी बात जरूर सुन ली होगी और वो जल्द या बदेर जनरल टेरेस से राब्ता जरूर कायम करेगा। मेरा नाम सुनकर उसका यूं भड़क उठना गलत नहीं था। दुनिया की नजरों में मैं मर चुका था। गोटेल में सरकारी तौर पर मेरी तदफीन की गई थी। मुमकिन है कर्नल खुद भी मेरी तदफीन में शरीक रहा हो। ऐसे में अगर कोई अफ्रीकी उसके सामने आकर ये दावा करे कि वो अली यार खान है, तो उसका रद्द अमल इसके अलावा और क्या हो सकता था? लेकिन मुझे इत्मीनान था कि मौजूदा सूरत हाल ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकेगी। कई फौजी बैरकें उबूर करने के बाद हमें एक बैरक के सामने रुकने को कहा गया। लकी अभी तक बेहोश थी और उन लोगों ने उसे स्ट्रेचर पर डालकर उठा रखा था। हमें एक कोठरी में दाखिल होने को कहा गया। इस कोठरी में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक दरवाजा था जिसमें आयनी सलाखें नस्ब थी। लकी को पहले ही खिड़की के फर्श पर लुढ़का दिया गया था। हम कोठरी में दाखिल हो गए और दरवाजा बंद करके मुकफ्फल कर दिया गया। दरवाजे के बाहर 2 मुसल्लह फौजी तैनात थे। पता नहीं तुम कौन हो? पायलट ने मुझे घूर कर कहा। अपने साथ मुझे भी मुसीबत में फंसा दिया। ऐसी मुसीबतें तो आती जाती रहती हैं दोस्त, मैंने मुस्कुरा कर कहा। और ये कोई मुसीबत तो हरगिज नहीं, ये तो एक वक्ती सी बात है और एक बड़ी मामूली सी गलतफहमी का नतीजा है, वरना ये लोग मेरे दोस्त हैं। मुसीबत में तो अब से मैं थोड़ी देर कबल था, जब मैं तुम्हारे मोजी बास औरी बावड़ के चिंगल में फंसा हुआ था। देख लो मैं कितनी सफाई से वहां से निकल आया। तुम तो मुझे कोई सर फिरे मालूम होते हो, पायलट ने बुरा सो मुंह बनाकर कहा। बास ने हदायत की थी कि तुम्हें इज्जत और एहतराम से लाया जाए, उसे तुम मूजी करार दे रहे हो। और ये लोग जिन्होंने तुम्हें इस काल कोठरी में कैद किया है, इन्हें तुम अपना दोस्त समझ रहे हो? मैं वाकई बहुत सर फिरा आदमी हूँ, मैंने हंस कर कहा। तुम्हारा बास मुझसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। उसे मालूम नहीं था कि मैं दरअसल में कौन हूँ, वरना वो मेरे इस्तकबाल के लिए खुद आता। तुम जैसे गार्ड को हरगिज ना भेजता। और मैं भी कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ। पायलट के तेवर खराब हो गए। अब अगर तुमने मेरे लिए कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। ओहो, तुम बुरा मान गए। खैर, अब तुम चंद बातें गौर से सुन लो। यहाँ से रिहा होने के बाद जब तुम ओली बावड़ के पास पहुंचोगे तो जाहिर है सारी रुदात तुम खुद ही उसे सुना दोगे। बस उसमें मेरे एक पैगाम का इजाफा और कर लेना। उससे कहना कि तुम्हारी बेटी अली यार खान के कब्जे में है। तुम्हारी गुफ्तगू से दीवानगी झलकती है। तुम कोई ज़हनी मरीज तो नहीं हो। तुमसे जो कुछ मैंने कहा है उसे ज़हन नशीन कर लो।
मेरा पैगाम अपने बास तक जरूर पहुंचा देना, वरना जब उसे ये मालूम होगा कि तुमने उसे पैगाम नहीं पहुंचाया तो तुम खुद अंदाजा कर सकते हो कि वो तुम्हारी क्या दुर्गत बनाएगा। पायलट की आंखों से उलझन झांकने लगी। मैं नहीं समझ सकता कि तुम किस किस्म के आदमी हो, फौजियों की कैद में बैठकर यूं गुफ्तगू कर रहे हो जैसे वो तुम्हें अभी रिहा कर देंगे। इस चक्कर में मत पड़ो, बस इतना याद रखो कि मेरा नाम अली यार खान है और ओली बावड़ की बेटी लकी आवड़ मेरे कब्जे में है। गोटेल में मैं जनरल टेरेस का मेहमान हूँ। 3 रोज तक मैं इंतजार करूंगा कि ओली बावड़ मुझसे राब्ता कायम करे। अगर उसने 3 रोज तक राब्ता कायम न किया तो लकी आवड़ को कत्ल कर दिया जाएगा। पायलट मुस्तकिल उलझन अमेज नजरों से मुझे देख रहा था। मेरा इत्मीनान उसके लिए शदीद हैरत का बायस था। कुछ देर बाद उसने बर्राई हुई आवाज में कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारा पैगाम ज़हन नशीन कर लिया है, लेकिन ये बात मत समझना कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन आ गया है। आ जाएगा, आ जाएगा, मैंने सर हिलाकर कहा। जब तुम्हें यहाँ से रिहाई मिलेगी तो हर बात तुम्हारी समझ में खुद ब खुद आ जाएगी। लकी आवड़ ने करवट ली। मैं लपक कर उसके नजदीक पहुंचा और उसकी कन पट्टियां सहलाने लगा। लकी के पपोटों में जुम्बश हुई और उसने आंखें खोल दी। चंद लम्हे वो खोए खोए से अंदाज में छत को तकती रही, फिर हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने बड़ी हैरत से इस अजनबी माहौल को देखा जिसमें वो इस वक्त मौजूद थी। मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं, तुम महफूज हो, मैंने उसे तसल्ली दी। लेकिन हम लोग तो हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे और डैडी के पास जा रहे थे। दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, बल्कि सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें मेरे साथ ही रखा गया है। ये भी तो हो सकता था कि तुम्हें मुझसे जुदा कर दिया जाता। तुम ठीक कह रहे हो डेनिस, और ये शख्स कौन है? उसने पायलट को देख कर कहा, ये तो शायद हेलीकॉप्टर का पायलट है। जी मिस हावर्ड, पायलट ने कहा। हम शीगोराई की तरफ जा रहे थे कि अचानक जबान से कुछ निकालने से कबल अपनी नाजुक पोजीशन पर गौर कर लो। मैंने पायलट की बात काट कर तंबीह अंदाज में कहा, बेहतर यही है कि खामोश रहो। मुमकिन है तुम्हारे मुंह से निकला हुआ कोई लफ्ज गलत हो, बाद में लकी आवड़ के लिए खतरनाक हो और तुम्हें उसके लिए जवाबदेही करना पड़ जाए। पायलट की समझ में मेरी बात आ गई और वो गड़बड़ा कर खामोश हो गया। तुम लोगों की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, लकी ने उलझ कर कहा। कुछ नहीं, पायलट तरह बेवकूफ आदमी मालूम होता है। वैसे समझा रहा था कि गुफ्तगू करते हुए अदब महफूज रखे। अगर ये तुम्हारे डैडी का मुलाजिम है, लेकिन हम किन लोगों की कैद में हैं और यहाँ कैसे पहुंचे? लकी ने कहा। हेलीकॉप्टर के कंपास में कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से हम गलत सिमत में सफर करते हुए शायद किसी और मुल्क की सरहद में दाखिल हो गए। हमें यहाँ उतार लिया गया है, लेकिन ये वक्ती कैद है। अभी जब हमारे बयान की तस्दीक हो जाएगी तो हमें रिहा कर दिया जाएगा। मगर मैं बेहोश कैसे हो गई थी? मुमकिन है हेलीकॉप्टर में सफर करने से तुम्हारे असाब पर किसी किस्म का दबाव पड़ा हो, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई हो। लकी कुछ और भी कहती, लेकिन इस वक्त कर्नल हमें अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो बहुत घबराया हुआ मालूम हो रहा था। मैं सलाखोदार दरवाजे के नजदीक पहुंच गया। कोठरी के करीब पहुंचकर उसने एक और फौजी को दरवाजा खोलने का हुक्म किया और मुझसे बोला, जनरल टेरेस आपसे बात करना चाहते हैं मिस्टर अली। मेरा नाम डेनिस है, मैंने कर्नल को आंख मारते हुए कहा। जी मिस्टर डेनिस, कर्नल ने गड़बड़ा कर कहा। वो समझ गया था कि किसी वजह से मैं अपना नाम जाहिर नहीं करना चाह रहा। पायलट हमारे साथ चलेगा और लड़की यहीं रुकेगी, मैंने सरगोशी में कहा। कर्नल ने मेरी सरगोशी सुन ली थी, जबकि पायलट और लकी हावर्ड मेरे हकम में थे। उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच सकी होगी। दरवाजा खुलने के बाद कर्नल ने मुझे और पायलट को कोठरी से बाहर निकलने का हुक्म दिया। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लकी मचल गई। तुम यहीं रुको लकी, मैंने कहा, हम अभी वापस आ जाएंगे। फौजियों ने हमारे बाहर निकलते ही दरवाजा बंद कर दिया था। मैं पायलट को उसके साथ छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मुझे खदशा था कि मेरी अदम मौजूदगी में वो लकी को तफसीलात बताने बैठ जाएगा और मेरी असल शख्सियत का लकी के इल्म में आना फिलहाल मुनासिब नहीं था। कर्नल हमें साथ लिए उस फौजी छावनी के ऑपरेशन रूम में पहुंचा और मुझे एक ट्रांसमीटर के सामने पहुंचा दिया गया। कर्नल ने ऑपरेटर को जनरल टेरेस से राब्ता कायम करने का हुक्म दिया। पायलट का ख्याल रखना, मैंने कर्नल से कहा। फिक्र ना करो, कर्नल बोला, हम फौजी लोग हैं। जब तक किसी की तरफ से बिल्कुल मुतमईन ना हो जाए, उसकी तरफ से बेफिक्र नहीं होते। ऑपरेटर ने जनरल टेरेस से राब्ता कायम कर लिया था। कर्नल ने मुझे ट्रांसमीटर पर बात करने का इशारा किया। हेलो जनरल टेरेस, आपका खादम अली यार खान आपसे मुखातिब है, मगर उसकी हैसियत एक कैदी की सी है। मैंने उससे कहा, ओहो, तुम कहाँ हो अली? जनरल टेरेस की मुस्तरिबाना आवाज सुनाई दी। मेरी ममलकत की हुदूद में तुम में एक बाइख्तियार आदमी हो। जो कुछ हुआ वो गलत फहमी का नतीजा था। फिर अब मेरे लिए क्या हुक्म है जनरल? मैंने उससे कहा। दोस्तों को हुक्म नहीं दिया जाता अली, जनरल के हंसने की आवाज आई। तुम फौरन मेरे पास आ जाओ, तुमसे मिले बहुत अरसा हो गया। फौरन कैसे आ जाऊं जनरल? तुम तो जानते ही हो मैं तनहा कभी नहीं रहता। मेरी जान को हमेशा कुछ झंझट लगे ही रहते हैं। कुछ देर के लिए हर झंझट से पीछा छुड़ाकर मेरे पास चले आओ।
झंझट पीछा कहाँ छोड़ते हैं जनरल, अगर छोड़ दे तो झंझट ना कहलाएं, मैंने उससे कहा। फिर मुझे यहाँ से कुछ इंतजामात करके चलना होगा। ओहो भाई, तुम्हें जो इंतजामात भी करना हो कर लो, मेरा मकसद ये है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुझसे मिल लो। तो जरा अपने कर्नल साहब को हदायत दे दो। ये तो मेरा नाम सुनते ही बड़े उठे थे। इसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं, अगर वो खुद तुम्हारी तदफीन में शरीक हुआ था। बस अब देर ना करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सिलसिला मुनक़ते हो गया। मैंने मुस्कुराकर कर्नल की तरफ देखा। अब तो तुम्हें कोई शक नहीं है, मैंने उससे कहा। मुझे अफसोस है मिस्टर अली, कर्नल ने कहा। अब आप फरमाइए, मेरे लिए क्या हुक्म है? पायलट वापस जाएगा, अगर इसे ईंधन वगैरह की जरूरत हो तो इसे फराहम कर दो। हो जाएगा, कर्नल ने सर हिलाकर कहा। और कोई बात? लड़की मेरे साथ जनरल टेरेस के पास जाएगी, मगर उसे बेहोशी की हालत में जाना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी असल शख्सियत इसके इल्म में आए। पायलट का बुरा हाल था, वो हैरत से आंखें फाड़े मुझे घूर रहा था। तो तुम कौन हो? उसने खौफजदा लहजे में पूछा। मैं एक ऐसा दीवाना हूँ जो इसराइल की गासिब हुकूमत के खिलाफ बरसरे बेकार है, मैंने हंस कर कहा। मैं अपना नाम तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, अब तुम मेरे काम से भी आगाह हो गए हो। कर्नल मुझे और पायलट को हमरा लेकर अपने ऑफिस में आ गया। अब यहाँ बैठे मिस्टर अली, मैं जरा इंतजामात मुकम्मल कर लूँ, उसने मुझसे कहा। और फिर पायलट से मुखातिब होकर बोला, चलो। इसे कहाँ लिए जा रहे हो? मैंने कर्नल से पूछा। जब तक हेलीकॉप्टर में ईंधन भरा जाएगा इसे बंद रखा जाएगा। अरे नहीं कर्नल, ये बेचारा तो बहुत शरीफ और बेजरर आदमी है, इसे मेरे पास ही रहने दो। तो मैं इसकी निगरानी के लिए 2 मुसल्ला आदमी छोड़े जा रहा हूँ। इसकी जरूरत भी नहीं है भाई, मैंने कहा ना। इसे यहाँ वापसी का मौका मिल रहा है, इसे यहाँ से वापसी का मौका मिल रहा है। ये भला इस मौके को गुनवाना क्यों पसंद करेगा? भला इस मौके को गुनवाना क्यों पसंद करेगा? जाहिर है इसने जरा भी गड़बड़ की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वो तो ठीक है अली, कर्नल ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन ये आपके साथ तनहा। मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ कर्नल, मैंने क्या लगाया। हाँ, अगर तुम इसकी हिफाजत के ख्याल से ये बात कह रहे हो तो और बात है। कर्नल झिंपे हुए अंदाज में कमरे से चला गया। जानते हो तुम्हें मैंने यहाँ किस लिए रोका है? मैंने पायलट से कहा। मुझे नहीं मालूम, मैं तुम्हें लकी हावर्ड से दूर रखना चाहता हूँ। वो मुझे अपना हमदर्द समझती है। तुम्हारी किसी हिमाकत से मेरा खेल बिगड़ सकता था, और मुझे यकीन है कि अगर तुम्हें मौका मिल जाता तो तुम सारी तफसीलात उसके कानों में उंडेल देते, और मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता था। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि तुम क्या खेल खेल रहे हो। पायलट, ये तुम जैसे बच्चों के समझने की बातें नहीं है। मेरे और तुम्हारे बास ओलिवर के दरमियान जो खेल हो रहा है उसे समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। पायलट खामोश हो गया। कोई आधे घंटे बाद कर्नल वापस आया। सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं, उसने आते ही कहा। हम कर्नल के साथ रवाना हुए और थोड़ी देर में मैं और कर्नल हेलीकॉप्टर को फिजा में बुलंद होते देख रहे थे। चलो, एक काम तो हुआ, मैंने कर्नल से कहा। बाकी काम भी हो चुके हैं जनाब, कर्नल बोला। लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन दिया जा चुका है और एक हेलीकॉप्टर आप दोनों को लेकर रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। ठीक है कर्नल, उसे हेलीकॉप्टर में पहुंचवा दो, मैंने कर्नल से कहा और खुद अपना मेकअप उतारने में मसरूफ हो गया। जरा ही देर बाद हेलीकॉप्टर मुझे और बेहोश लकी हावर्ड को लेकर फिजा में बुलंद हो रहा था। जनरल टेरेस के महल में हेलीकॉप्टर उतरने तक मुकम्मल खामोशी छाई रही। जनरल टेरेस और कैथी ब्राउन मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मेरे नीचे उतरते ही जनरल टेरेस दोनों हाथ फैलाए मेरी तरफ लपका और मुझसे बगलगीर हो गया। एक तवील अरसे बाद तुमसे मिलकर बेहद खुशी हो रही है मेरे दोस्त, जनरल टेरेस ने कहा। तवील अरसा? मैंने हैरत से कहा। मेरा ख्याल है मुझे गोटेल से रुखसत हुए आज सिर्फ 14वां दिन है। हफ्ते को तवील अरसा तो नहीं कहा जा सकता, 2 हफ्ते को तवील अरसा तो नहीं कहा जा सकता। ऐसा मालूम होता है कि तुमने एक एक दिन गिन कर गुजारा है, कैथी ब्राउन हंस कर बोली। कर्नल ट्रांसमीटर पर बता रहा था कि तुम्हारे साथ कोई लड़की भी है जिसे तुम बेहोश करके लाए हो, जनरल टेरेस ने पूछा। हाँ जनरल, उसने तुम्हें बिल्कुल सही इतला दी है। मैंने कहा था ना कि मेरी जान को हमेशा कुछ झंझट जरूर लगे रहते हैं। उस लड़की का कुछ जिग्राफिया तो बताओ, कैथी ब्राउन ने पूछा। उस लड़की का नाम लकी हावर्ड है और ये ओलिव हावर्ड की बेटी है। जनरल टेरेस उछल पड़ा। ओहो, गोया तहजीब मालिक एक्स के बदले इसके अलावा और कोई चारा तो नहीं था जनरल, तुमने तो कमाल कर दिया अली, जनरल टेरेस ने मुझसे कहा। फिर अपने आदमियों को बेहोश लकी को तहखाने में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। तहखाने में डेनिस पॉल गोल्डे भी तो कैद है, मैंने उससे कहा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, जनरल टेरेस ने कहा। उसके लहजे में हैरत थी। लकी हावर्ड से मैं डेनिस के बेकअप में मिला था, अभी तक वो मेरी असलियत से वाकिफ नहीं है। अगर उन दोनों की मुलाकात होगी तो बेफिक्र रहो, मेरी हिदायत के बगैर उन्हें एक साथ नहीं रखा जाएगा, वो एक दूसरे से फासले पर रहेंगे। तलाबी में मेरा काम पाया तकमील को पहुंच चुका है। अब डेनिस को कैद में रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं रही, इसे रिहा कर दो। ठीक है, मैं हिदायत जारी किए देता हूँ, इसे रिहा करके इसराइल वापस भिजवाने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा।
अरे हाँ जनरल, वो सार्डान वाली पहाड़ी कानों का ठेका किसी और कंपनी को दिया गया या नहीं? हाँ, वो ठेका एक और कंपनी को दिया जा चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रेस्टोन की तरह ये कंपनी भी यहूदी मफादात के लिए काम कर रही हो? मैंने तशवीश अमेज लहजे में कहा। नहीं, इस बार मैंने पूरी छानबीन करके उसके बाद ही ठेका दिया है। तुम चाहो तो अपने तौर पर मजीद इत्मीनान कर लेना। हम बातें करते करते जनरल टेरेस की खुसूसी नशिस्तगाह में दाखिल हो गए। तकलीफ के बाद ये थी जनरल की यहूदी कंपनी वहां से प्लेटिनियम निकाल रही थी और रियल्टी के नाम पर बराए नाम रकम अदा कर रही थी। इस बार तो प्लेटिनियम की रियल्टी अदा की जा रही है। अरबों डॉलर का ठेका दिया गया है। यूं समझो कि रातों रात गोटे हिल का शुमार अफ्रीका की अमीर तरीन रियासतों में होने लगा है। तुमने सिर्फ 2 हफ्ते के मुख्तसर से अरसे में बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है अली, कैथी ब्राउन बोली। तलाबीब से किसी को अगवा करके ले आना कोई दरमियाना खेल नहीं है। मुझे हंसी आ गई। मैंने इसे अगवा नहीं किया, ये अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। नामुमकिन, जनरल टेरेस ने कहा। कोई लड़की अपने बाप के बदतरीन दुश्मन के साथ अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती। वो अपनी मर्जी से तो नहीं आई, मैंने मासूमियत से कहा। वो अपनी माँ से इजाजत लेकर मेरे साथ आई है। माँ से इजाजत लेकर? कैथी ब्राउन भी दंग रह गई। क्या तुम कोई जादूगर वाली यार खान? अगर धोखेदही को जादूगरी कहा जाता है तो मेरा जवाब इस बात में है, वरना ये कोई ऐसी खास बात नहीं है।